राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन ऐसा होता है ये, यहाँ पर ये तो हो गया इसका बेस जो होता है ना कोन का जो बेस होता है उसमें एक सर्कल होता है, और ये कोन का वर्टेक्स हो गया जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। अब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ से सेंटर तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसको मैं हाइट बोल देता हूँ। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है, ये हो गई हाइट ऑफ द कोन, ये हो गया रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, और दोनों के बीच में हाइट में और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और ये जो एक स्लोप में जो लेंथ होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं एल, एल इज फॉर स्लैंट हाइट। ठीक है, एल इज फॉर स्लैंट हाइट। तो एच इज हाइट ऑफ द कोन, आर इज रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, radius of the base of the cone, and L is slant height of the cone। और देखिए एक फॉर्मूला है स्लैंट हाइट निकालने का, L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कोई अलग से आपको ऐसा नहीं है कि इसको कोई आपको याद करने की जरूरत है, इस फॉर्मूले में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये हो गया एक तरह से बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक तो ये तो कुछ टर्म्स हैं जो हम इसमें यूज करते हैं, एल, आर और एच कोण में। फिर जैसे कोण का हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया किस तरह से निकलता है, हालांकि सरफेस एरिया वाली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, पर जस्ट टू रिकॉल आप देख लीजिए, जो कोण है, कोण का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, जो कोण का कर्व सरफेस एरिया होता है, सिर्फ कर्व वाले पोर्शन का जो एरिया होता है उसको मैं बोल देता हूँ सी एस ए। उसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण सी एस ए। इसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल। मतलब इसमें सिर्फ कर्व वाला सरफेस का एरिया आता है। अच्छा, अगर बोला जाए टोटल सरफेस एरिया बताना है कोण का, तो उसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो ऐड होगा ही होगा, साथ में जो कोण का जो बेस है, बेस में एक ये सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण पी एस ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। मतलब आपने कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का, उसमें आपने सर्कल का एरिया और ऐड कर दिया, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये कैसे निकलेगा, देखिए पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर पाई आर एल है, पाई आर कॉमन ले ले अगर हम, तो यहाँ क्या बचेगा आर, और यहाँ क्या बचेगा एल। ये पाई आर स्क्वायर है, यानी कि आर कितने हैं यहाँ पर, आर यहाँ पर दो हैं, आर का स्क्वायर है ना। तो मैंने पाई ले लिया कॉमन, मैंने आर ले लिया कॉमन, तो एक आर बचा। इस टर्म में क्या बचा, एक आर बचा, तो ब्रैकेट में एक आर आ गया। फिर पाई आर एल है, तो मैंने पाई और आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एल बचा, तो यहाँ पर एल आ गया। पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी। उसके अलावा तीसरा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। V is equal to 1/3 pi r square h। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन पर ही,
वॉल्यूम ऑफ कोन वाले ही इसमें क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो आप क्या करिए इसमें बेटा एनसीईआरटी में आप लोग आ जाइए पेज नंबर 232, पेज नंबर 232। और जो जो चीजें मैं कराता जा रहा हूँ साथ साथ प्लीज सभी बच्चे नोट करते चलिए। पेज नंबर 232 पर एग्जांपल नंबर 15 है। The height and slant height of a cone are 21 centimeter and 28 centimeter respectively। एक कोन की हाइट और स्लैंट हाइट दे रखी है। एग्जांपल 15। ये है कोन का रेडियस, ये है कोन की हाइट, बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये है स्लैंट हाइट। The height and the slant height of a cone are 21 centimeter and 28 centimeter respectively। तो हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। We know that r square plus h square, we know that r square plus h square ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गई। r square plus h square is equal to, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, is equal to l square। अब r square प्लस h कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू l कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर होता है बेटा 441 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 8 8 जा 64, 6 कैरी आ गया, 8 2 जा 16 और 6 22, फिर 2 से करिए 2 8 जा 16, 1 कैरी आ गया, 2 2 जा 4 और 1 5, ये 4 2 प्लस 6 8 और 2 प्लस 5 7, तो 784 हो गया, 784। 21 का स्क्वायर सबको कंफर्म है ना, 21 का स्क्वायर यही होता है 441। चलिए जी, अब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 784 माइनस 441। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4 एंड 7 माइनस 4 हो गया 3, 343। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 343। आपको ये लगता होगा कि हम आर की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा ये देखेंगे कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले ये देखिए क्या रेडियस पूछा है, नहीं पूछा। तो रेडियस पूछा नहीं है तो फिर हम आर स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम निकालने के लिए। तो देखिएगा इन्होंने पूछा है मेरे से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो जब कोन का वॉल्यूम निकालना है तो कोन का वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे वो आप देखिएगा। मैं इधर कर रहा हूँ ये मिटाकर, वॉल्यूम ऑफ द कोन V is equal to 1 upon 3 pi r square h। V is equal to 1 upon 3 pi की वैल्यू होती है बेटा 22 upon 7 मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर। तो आप ये देखिएगा कि जैसे r स्क्वायर की वैल्यू 343 है तो यहाँ से r में किस तरह से निकालता है, इसका स्क्वायर रूट लेकर। लेकिन मैंने निकाला नहीं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे r स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, तो मैंने सीधा r स्क्वायर निकाला और r स्क्वायर की वैल्यू ही मैं सीधा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा।
बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई आर स्क्वायर की वैल्यू 343 आ गई, तो जब वॉल्यूम निकालने में मुझे सिर्फ आर स्क्वायर की ही जरूरत पड़ती है, तो आर निकालने की क्या जरूरत है? तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें वॉल्यूम निकालनी हो और वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर स्क्वायर आ रहा हो, तो फिर आप आर मत निकालना। क्योंकि क्या है कि भाई आपको जरूरत ही आर स्क्वायर की है, तो आर निकालने का क्या फायदा? फालतू में आप मेहनत करेंगे। तो देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर है 343, एज इट इज वैल्यू डाल दो 343 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच कितना दे रखा है 21। तो कैसे होगा? 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये कैंसिल आउट हो गया 22 इंटू 343। तो करके देख लीजिए 343 मल्टीप्लाइड बाई 22, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अगेन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ऐड करो 6, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 7 प्लस 8 15, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 7, 7 5 4 6। तो वॉल्यूम आ गया 7 5 4 6 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए बेटा क्लियर है? बताइए अक्षत क्लियर है? अक्षत मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? आदित्य, आदित्य, आयुष यस सर। क्लियर है? दिव्यांशी यस सर। यस सर। ठीक है। गरिमा, इंदर यस सर। ठीक है। न्यासा, प्राजक्ता यस सर। ओके। युग यस सर। ठीक है जी। अगला देखते हैं, ये था एग्जांपल नंबर 15, फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल 16 में देखिएगा, Monica has a piece of canvas whose area is 551 meter square. She uses it to have a conical tent made with a base of radius 7 meter. मोनिका के पास एक कैनवास है। कैनवास क्या होता है? एक कपड़े की वो टाइप होती है जिस टाइप से हम एक कोन बनाते हैं। जैसे कपड़े की अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे पॉलिएस्टर का कपड़ा होता है, जैसे कि कॉटन का कपड़ा होता है, जैसे कि सिल्क क्लॉथ होता है। तो ऐसे ही कपड़े की, क्लॉथ्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो इसी तरीके से कैनवास भी एक टाइप है। तो उस कैनवास से क्या है, मोनिका एक टेंट बनाती है। ठीक है। अब वो जो कैनवास दे रखा है, उस कैनवास का एरिया दे रखा है 551 मीटर स्क्वायर। अच्छा, assuming that all the stitching margins and wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square, ठीक है, 1 meter square, find the volume of the tent that can be made with it। चलिए ठीक। अब एरिया ऑफ द कैनवास अवेलेबल, जितना कैनवास हमारे पास है उसका एरिया बताइए कितना है। वो जो दे रखा है बेटा 551 मीटर स्क्वायर, 551 मीटर स्क्वायर, ये मेरे को कैनवास दे रखा है। कैनवास का एरिया इतना दे रखा है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखते हैं कि उन्होंने बोला कि जब इस, ये जो 551 मीटर स्क्वायर जो मेरे को कपड़ा दे रखा है ना, जिससे मुझे टेंट बनाना है, तो उसकी कुछ कटिंग करेंगे, कुछ स्टिचिंग करेंगे, कुछ मार्जिन्स में कटिंग होगी, कुछ मार्जिन्स में स्टिचिंग होगी, तो उसमें 1 मीटर स्क्वायर वेस्टेज चली जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ये क्या हो जाएगा? देखो मेरे पास टोटल जो कपड़ा था, टोटल जो मेरे पास कैनवास था, उसका एरिया था 551 मीटर स्क्वायर। उसमें से 1 मीटर स्क्वायर का एक्ट जो है, जैसे हमने कटिंग वगैरह करके
मान लो हमको एक कपड़ा दे रखा है, कपड़े की कटिंग वगैरह करके हम एक कॉनिकल टेंट हाउस बना रहे हैं। तो जब कटिंग करते हैं तो कटिंग में कुछ वेस्टेज भी तो हो जाता है ना, कपड़ा कुछ वेस्ट भी तो होता है। स्टिचिंग करते हैं तो कुछ कपड़ा कपड़े के नीचे की तरफ दब दब जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि मेरे पास टोटल कपड़ा कितना था? मेरे पास टोटल कपड़े का एरिया इतना दे रखा था 551 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास इफेक्टिवली जो मेरे पास पूरा कॉनिकल टेंट बनेगा, उसका एरिया कितना होगा? उसका एरिया होगा 551 माइनस 1 मीटर स्क्वायर। मतलब उसमें से वेस्टेज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि वेस्टेज तो हम यूज करते नहीं है, वो तो फेंक देते हैं, वेस्ट हो जाता है वो तो, है ना? तो एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट का एरिया कितना हो जाएगा? 551 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर।